नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज बात बजट की। आपकी आवाज आज के बजट में सुनाई पड़ी है? क्या वाकई सुनाई पड़ी है? विपक्ष को सुनाई पड़ी है या नहीं पड़ी है? आम जनता को किस तरीके से ये आवाज महसूस हुई है? वित्त मंत्री ओपी चौधरी जब सदन में बजट भाषण दे रहे थे तब उन्होंने भविष्य के छत्तीसगढ़ की नींव की एक परिकल्पना कागज में उकेर दी है। हाथ से लिखा हुआ बजट 100 पन्नों से ज्यादा का। वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को श्रम शक्ति के लिहाज से बेहतर बनाना है, इसलिए बड़ी बड़ी योजनाएं 9 योजनाओं का ऐलान बजट भाषण में हुआ है और बड़े बजट के साथ प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना, इसके अलावा रोजगार सृजन की बात कही गई है। ये आने वाले समय में रोडमैप कैसा रहने वाला है और क्यों आखिर विपक्ष को इसमें मीन मेख नजर आ रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जनता से भी पूछेंगे, अलग अलग वर्गों से पूछेंगे, नेता हमारे साथ में होंगे और पूरे बजट का एक एक विश्लेषण बहुत बारीकी से हमारे साथ। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आज अपना दूसरा और राज्य का 25वां बजट पेश किया। पिछला बजट साल 2024 से 25 में 1,47,446 करोड़ था। वहीं इस बार बजट में युवाओं को नौकरियां, शिक्षा समेत महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के बजट की 10 बड़ी बातें बता देते हैं। कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 53% किया गया। पेट्रोल के वैट में 1 रुपए की कमी। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़। एयरपोर्ट के विकास के लिए 40 करोड़। महतारी सदन योजना के लिए 50 करोड़। प्रधानमंत्री आवास के लिए 8,500 करोड़। सीएम नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़। स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 1,500 करोड़। पीएम सूर्य घर योजना के लिए 200 करोड़। इको टूरिज्म बस्तर के लिए 10 करोड़। इस वर्ष हमारे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। जिसके पास 2 पहिया वाहन है, जिसके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है, 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है या जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की गारंटी के अंतर्गत महतारी वंदन योजना में 3,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था तथा इस वर्ष 5,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है। उद्योगों को बढ़ावा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि हमने उद्योग विभाग के बजट को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2 गुने से भी अधिक करते हुए 1420 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स को कार्यालय हेतु नवा रायपुर अटल नगर में रियायती दर पर भूमि आवंटन करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने बजट में राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर उन्हें बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बजट में ऐलान करते हुए प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी खुशियां दी हैं। शासकीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 53% किया जाएगा। मार्च माह का वेतन बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ कर्मचारियों को अप्रैल माह से मिलेगा। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर माह में राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाया था। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा और मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देय होगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। बजट पेश होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने इस गति वाले बजट को 2047 के विजन का बजट करार दिया। आज बजट प्रस्तुत हुआ है तो इसमें ज्ञान के लिए गति इसका थीम है और गति मतलब गुड गवर्नेंस। हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन स्थापित करने के लिए एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसके माध्यम से सुशासन स्थापित करने का हमारा प्रयास है। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
देश को अमृत काल में 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा छत्तीसगढ़ पीछे न रह जाए, कदम ताल करते हुए आगे बढ़े। इस दृष्टिकोण, इस विजन के साथ हम भी विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये बजट काफी अहम है। इस बजट में रोजगार, किसान और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का ये बजट साल 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विपक्ष क्या कह रहा है ये भी सुनना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आखिर क्यों विपक्ष को लग रहा है कि बजट भाषण नहीं था, प्रवचन था? सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। भाषण में कुछ नहीं है। सबसे पहली बात है नई सिंचाई योजनाएं कुछ नहीं है, किसानों का प्रदेश है। दूसरी बात है ये युवाओं का प्रदेश है, रोजगार के लिए इसमें कुछ नहीं है, केवल प्रवचन चला है उनका। राम वनगमन पर्यटन पथ की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक पैसा नहीं है। गैस सिलेंडर कुछ नहीं है, महंगाई से लड़ने के लिए कुछ नहीं है। और आज स्थिति ये है कि शेयर मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं हमारे वित्त मंत्री जी, और 92 लाख करोड़ रुपए डूब गया है ना, और उसको अमृत काल बोल रहे हैं सर। ये इसमें केवल शब्द जाल है, भाषण में कुछ नहीं। 1.25 घंटा भाषण नहीं निकला, कुछ नहीं है। वही नहीं। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है और कुछ लोग भी अलग अलग वर्ग से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है मेहमान विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक, एआईसीसी के सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी से। पुरंदर मिश्रा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के रायपुर उत्तर से। तपेश गुप्ता जी अर्थशास्त्री हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आर कृष्णा दास जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। और सबसे पहले बात करते हैं, सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि बढ़िया है भाई, प्रगति का बजट है और प्रगति में भी GATI के अलग अलग व्याख्या है, जो सुबह से हम भी बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दुर्गति का है? क्या विलोम शब्द ही छाट रहा है विपक्ष? देखिए, विपक्ष विलोम शब्द ही छाट रहा है। गति नहीं, दुर्गति का दिशाहीन बजट है और मैं समझता हूँ काल्पनिक बातों का बजट है। ओपी चौधरी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को टोपी पहना दी। लगा दूसरा बजट है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के क्षेत्र में, रोड सड़क के क्षेत्र में एक भी परसेंटेज बढ़ने का काम नहीं, घटाने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे, बृजमोहन अग्रवाल जी ने 35,000 शिक्षकों की नौकरी के विषय में बात किया था। पूरे बजट में एक भी चर्चा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में 500 रुपए सिलेंडर की बात की थी। 15 महीने हो गए, बजट पर 500 रुपए सिलेंडर को लेकर कोई चर्चा नहीं। महतारी वंदन योजना में जिन महिला बहनों को लाभ नहीं मिल रहा है, हमने कार्यक्रम भी देखा था और देश के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता ने मेरे विधानसभा की बात है, बड़ी बात कही थी कि एसपी की पत्नी वाईफाई की कार से उतरेगी और महतारी वंदन योजना के पैसे का लाभ लेगी। लेकिन मैं समझता हूं उसमें भी महिला बहनों को छलने का काम, ठगने का काम किया। शिक्षा की बात मैंने आपको पहले भी कहा, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार की एक ऐसी महती योजना थी जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की व्यवस्था थी। आपने नाम बदल दिया, आपने अपने तरीके से उस योजना के बारे में हर चीज बदलने का काम किया। लेकिन जो पता है अभी हाल ही में आत्मानंद स्कूल के लिए फंड बोला है सरकार ने, बिल्कुल नहीं, बजट 1 रुपया नहीं है। नहीं, इसके पहले बोला देखिए, आप जाकर उन स्कूलों की, उन परिसरों की स्थिति देखिए। जिस स्कूल में बच्चों को ड्रेस फ्री में मिलता था, कॉपी किताब पेन पेंसिल फ्री में मिलता था, कांग्रेस की 5 साल की सरकार ने इस प्रदेश के हजारों परिवार को निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई, स्कूल ही नहीं, हमने कॉलेज का भी निर्माण किया, कॉलेज की भी नींव अगर रखी। सरकार ने कहा रोजगार सृजन, तो रोजगार सृजन की बात प्रगति कह रहे हैं, उनको दुर्गति नजर आ रही है। हाँ, दुर्गति नजर आ रही है। विपक्ष को क्या कहेंगे आप? देखिए, हाँ, बोलिए। देखिए, कांग्रेस को हर समय प्रगति दुर्गति इसलिए दिखता है कि पिछले 5 सालों में
जो दुर्गति उन्होंने छत्तीसगढ़ किया उससे उबर नहीं पाए हैं। उबरने में थोड़ा समय लगेगा। मेरा छोटा भाई है, उसको क्या बोलूं, बड़े नेताओं से लड़ने का मन है, वो आते नहीं है। फिर भी जो बजट है 1,165 लाख करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ के जनता दल के लिए समर्पित है। मैं ओपी चौधरी जी को, वित्त मंत्री जी को, विष्णु दास सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, मां बहनों के काम के लिए, नक्सली को सफाई के लिए जो बजट लाया है उससे निश्चित ही शिक्षा का स्तर बस्तर में बढ़ेगा और नक्सलाइट खत्म होगा। क्योंकि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 31 मार्च 26 को भारत देश से नक्सलाइट खत्म हो जाएगा, नक्सलाइट विहीन हो जाएगा। नहीं तो उससे तो बस्तर का विकास, मान लीजिए आपने बस्तर का विकास पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एक रोड मैप रखा गया है, उनका कहना है कि घोषणा क्यों नहीं की है, आप इतना दे देते, ऐसा कहना है। घोषणा की है 5,000 करोड़ का सिंचाई व्यवस्था के लिए घोषणा किया है। हमने एक हॉस्पिटल मेकाहारा है, सरोना के पास हमने 100 बिस्तर का हॉस्पिटल का घोषणा किया है, बजट में प्रावधान किया है। मेकाहारा में जो मेरे विधानसभा में आता है उसमें स्त्री रोग के लिए 10 करोड़ का बजट का व्यवस्था किया गया है, कैंसर यूनिट के लिए 28 करोड़ का बजट किया गया है, सरोना में किया गया है। और आपको एक बता रहा हूँ 25 लाख किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा भी आया, बहुत संपन्न हो गए हमारे किसान। पहले तो कुछ मिलता नहीं था कि चौथाई किस्त में देना है कि तीसरे किस्त में देना है। आती हूँ मैं आपके पास विकास। यार है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, उसी को सुचारू रूप से बढ़िया कर देते। आज हर मोहल्ले में हमारे क्लिनिक की शुरुआत आपके क्षेत्र से जो विधायक हैं उन्होंने उठाया था विधानसभा में, बात तो हुई है। चलिए एक बार अर्थशास्त्री से पूछ लेते हैं। बजट में नहीं दिया, बजट में पैसा नहीं दिया। बजट को कहते हैं कि पूरा हिसाब किताब है, क्या करना है, एक दर्पण दिखता है सरकार के पास क्या है और वो क्या करने की मंशा रखती है। लेकिन घोषणा या इतना दे देना चाहिए, बजट को असली मायनों में क्या समझे हम, और ये कैसा बजट है? देखिए, जो राज्य सरकार होती है उसको प्राप्त राजस्व का ये बंटवारा है। हर विभागों को, हर क्षेत्रों को दिए जाने वाली राशि है जिसका निर्धारण वो अपने वार्षिक योजनाओं के लिए करती है। इस बार सरकार की परिकल्पना में विकास की कहानी थी और विश्वास का प्रतीक उसे चयन करना था, और उनके पास जो था रजत जयंती वर्ष के मुखौटे के रूप में इनको परोसना था जो कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित हो। मुझे ऐसा लगता है इसमें किसी प्रकार का क्षेत्रवाद, वर्गवाद को किनारे रखते हुए इन्होंने शिक्षा के सभी आयाम, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा हो, नर्सिंग शिक्षा हो, पशु शिक्षा हो, कृषि शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, स्कूल शिक्षा हो, उससे पूरा काम किया। स्वास्थ्य के बारे में जब बात होती है तो शहरी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की भी बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्र की भी बात करते हैं, और शहरी क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र की भी बात करते हैं। यानी समग्र रूप से ये कहा जाए कि यहाँ पे महाविद्यालयीन शिक्षा, स्कूल शिक्षा, कृषि शिक्षा, पशु चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा, आवास व्यवस्था, उद्योग, आपका व्यापार, रोजगार की बातें लिखी गई। 20,000 हम रोजगार देंगे बोले, अधोसंरचना विकास की बात कही गई, पर्यटन के विकास की बात कही गई, और धर्मावलंबी के लिए उन्होंने राम दर्शन का एक योजना रखी। साथ ही सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की बात भी कही गई। अच्छा, वित्तीय संतुलन कैसा लग रहा है? वित्तीय संतुलन तो इसका और वित्तीय अनुशासन बनाने की कोशिश की गई है। अब तक के जो वित्तीय अनुशासन की स्थिति थी उसमें नियंत्रण कर पाना संभव नहीं था, पर इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन जैसे सिस्टम को लेके अभी तक कार्य किया। उसी का ये परिणाम है कि पिछले वर्षों की तुलना में 15 से 18% तक अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। ये राजस्व की प्राप्ति के कारण ही इतनी सारी योजनाएं और नीतियों को ये लागू कर पा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात तो एक ये चीज है कि इन्होंने इनके, अब देखिए जीएसटी के लागू हो जाने के बाद से सरकार के हाथ में बहुत थोड़ी सी चीज रह गई है, जिससे से एक थोड़ा सा अंश पेट्रोल के लिए इन्होंने करके छूट दे दी। जीएसटी का मुकदमा काफी ज्यादा चल रहा था, तो 62,000 केसेस थे, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसे छूट दे दी। तो ये जो चीजें वास्तव में विवादित था, जिसके लिए समय और संघर्ष काफी करना पड़ता था, उन चीजों को इन्होंने
कहो कि मैं मिट्टी डाल दिया और उसको भूलने की बात कही। इस प्रकार से विकास के मार्ग में जो रोड़े अटक रहे थे, जो विवाद हो रहा था, उसको क्योंकि ये बड़ा वर्ग है जो सरकार के साथ मिलकर काम करता है, कारोबारी और कर्मचारी। कृष्णा दास जी, कारोबारी और कर्मचारी जिसके लिए राहत सरकार ने दी है इस बजट में, इस कदम को कैसे देख रहे हैं आप? इसका क्या फायदा दिखेगा? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस बजट में है वो सरकार ने एक वित्तीय व्यवस्था अपने हिसाब से कायम करने की कोशिश की है। आप कर्मचारी हो और भी कोई जैसे योजनाएं हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी आय किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयास किया है। अगर आप पूरी बजट को देखेंगे तो 11% जो है वो आपका जो ओन रिसिप्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, मतलब आपकी जो आय है वो 11% बढ़ रही है। तो जब आपके हाथ में जब पैसे आएंगे तो कहीं ना कहीं से उसका लाभ हर वर्ग को मिलेगा, वो चाहे कर्मचारी हो चाहे व्यापारी हो। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे बजट में जो है वो सरकार की जो ओन रिसिप्ट्स हैं, मतलब जो सरकार की खुद की जो आय है वो अपनी बढ़ा रही। जैसे भैया ने बोला कि हमारे पास में जीएसटी जो रिजीम आने के बाद में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रह गए हैं, जो हमारे पास में हम अपने संसाधन जुटा नहीं सकते। उस परिस्थिति में भी अगर 11% अगर हम वृद्धि कर रहे हैं अपनी आय में तो एक बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। आप पिछले 3-4 साल से देखिएगा कि जो अधोसंरचना के लिए जो हम खर्च करते हैं वो 9%, 10% और 13% तक मैक्सिमम गया है। पिछले 2-3 साल से वो एक स्तर तक ही सीमित रहा। उसको इस सरकार ने इस बजट में 16% किया है। जो 16% है वो एक बड़ा रकम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आप देखिएगा कि इससे रोड बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगी और उससे जो विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ में सब्स्टिट्यूट रहता है। अब एक समझ लीजिए एक रोड बन रहा है तो रोड के साथ कई अर्थव्यवस्था बनती है। वहां अगर एक चाय की टपरी कोई चला रहा है तो उसकी भी आय का स्रोत बन जाता है वो रोड प्रोजेक्ट। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो महत्वपूर्ण बात थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि सरकार को अपनी रेवेन्यू कैसी बढ़ानी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसके कारण सरकार को पैसे खर्चे करने पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उसके लिए कारगर उपाय हो सकता है। बिल्कुल, और इसलिए भी कारगर उपाय माने जा रहे हैं कि अगर सड़क बनेगी तो सड़क को नेशनल हाईवे की तरह मरम्मत के लिए अलग से 20 करोड़ रखा है कि राज्य की सड़क है तो अगर एक गड्ढा भी हो तो तुरंत पाट दिया जाए। और मैं कुछ लोगों से यहाँ हमारे साथ प्रबुद्ध जन मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। किसानों के लिए चूंकि पहले से ही अभी एक मुश्त राशि दी जा रही है, तो जो एक दूरगामी परिणाम के लिए काम किए गए इस बजट में आपको क्या नजर आया? अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को हम पूरा करेंगे, ये सुनने को मिला है। अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करेंगे, ये खुशी की बात है। लेकिन जो काम होगा, क्योंकि इससे पहले भी हम देखे हैं जब मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने तो उस समय सबसे पहले सिंचाई परियोजनाओं को उन्होंने केंद्र बिंदु में रखा था, लेकिन उसके बाद से काम बंद हो गया। एक बात। दूसरी बात, अभी एकमुश्त की जब आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों का प्रति कुंटल 117 रुपए की नुकसान सरकार ने किया है। जो केंद्र की तरफ से जो बढ़ी हुई जो दर है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, तो उसको बढ़ा के हमको 3217 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को मिलना चाहिए था, लेकिन वो दिया नहीं। अब 117 रुपये प्रति क्विंटल की जो दर से देना है उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। तो इसके लिए हम किसानों के सामने एक चिंता का विषय है, क्या ये 5 साल तक जो किसानों का जो दाम है वो स्थिर रहेगा उपज का? केंद्र के तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हो, बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स, किसानों की उपज के लिए बहुत सी नीतियां, क्या किसान उससे बढ़ के नहीं सोचेंगे? देखिए, हमको अभी तक तो कोई विश्वास हो नहीं रहा है। आपको मालूम है जब किसानों का उपज जब आता है, जैसे सब्जी जब होती है, सब्जी बड़े पैमाने पर सड़कों में फेंका जा रहा था। उस समय जब बृजमोहन अग्रवाल जी जब कृषि मंत्री थे, उस समय उन्होंने बात कहा था कि हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, लेकिन कितना कोल्ड स्टोरेज बना भाई? लेकिन एक विडम्बना ये भी है एक विडम्बना कि कोंडागांव में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट है, किसान बेचना नहीं चाहते। तो ये जो विसंगतियां हैं इस पे भी बात होनी चाहिए। कैसा रहा बजट? देखो, पहली तो जिन्हें आज बजट पेश करी सो है एक युवा और एक प्रशासन से राजनीति सोच रखोइया में इनके बजट पेश करी और आज सबसे ज्यादा तारीफ हुई से वो छत्तीसगढ़ हाथ में लिखे हुए बजट के तारीफ हुई से। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार तब होती
जब छत्तीसगढ़ के सदन में छत्तीसगढ़ी में बजट पढ़े जाती और छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे जाती। दूसरी ये बात महत्वपूर्ण बात है कि साहित्य समाज ले जोड़ते साहित्यकार गांव देहात से आते, आज ओकर पर बजट निर्धारण होना इसे काबर के उमन गरीबा मनखे होते, ओकर पर बजट नहीं दिए गए। तीसरी ये महत्वपूर्ण बात है एमे छत्तीसगढ़ी डिग्रीधारी मन पर रोजगार के घोषणा करे गई से, लेकिन आज बजट से नजारा थे बोले तो है प्रथम चरण शिक्षक भर्ती के करबो के बोले है, लेकिन स्पष्टता रूप से बोलना चाहिए काबर की अगोरा रही थे ये बजट के अगोरा युवा मन बजट है तो हमने सोचा रहन कि छत्तीसगढ़ी एक बजट दिए जाही, छत्तीसगढ़ी भाषा की उन्नति करे जाही। महिलाओं के लिए कैसा रहा बजट बताइए। महिलाओं के लिए हित में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और अभी बजट अभी भी हमारे लिए फेवरेबल है। रही बात महतारी वंदन की, जिसका लाभ ऐसी ऐसी बहनों को मिल रहा है जिनको उसकी आवश्यकता है, जिनके लिए 1-1 रुपए की कीमत 200-200 रुपए के बराबर है, उनको 1000 रुपए मिलना चाहिए। जैसा कि हमारे कांग्रेसी भाई अभी बोल रहे थे कि 1000 रुपए आप एक एसपी की महिलाओं को भी देंगे बोले, तो उन्होंने खुद फॉर्म नहीं भरा क्योंकि उनको पता है कि मेरे को वो चीज नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं 1000 रुपए से क्या शॉपिंग करने जाऊंगी, मैं क्या 1000 रुपए लेकर के अपना कहीं घूमने जाऊंगी। भाई उस व्यक्ति के लिए 1000 रुपए है, उस महिला के लिए 1000 रुपए है जिसको वाकई में 1 रुपए की कीमत पता है, ये उन बहनों के लिए है। तो महिलाओं के लिए हित में हमेशा से काम करते आई है। ठीक है। और कर्मचारियों के लिए, चूंकि हमारे आप तो कर्मचारी नेता भी रहे, बाद में फिर राजनेता भी रहे, कैसे देख रहे हैं बजट? देखिए, ये बजट सरकारी कर्मचारियों के लिए एक प्रकार से स्लो पॉइजन है। मैं प्रमाणित करता हूं उसको कैसे। केवल 3% महंगाई भत्ता मिला है, वो तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जैसा मिलता है राज्य सरकार को भी मिलना था। सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि इस बजट में अभी 1 जनवरी 26 से 8वां वेतनमान लागू होना है। आज भी 7वां वेतनमान पूर्णतः छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, अधिकारियों, पेंशनरों को नहीं मिल रहा है। आपको बता दूं, भूपेश बघेल सरकार में 1 अप्रैल 22 से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई। सब कर्मचारी, 5 लाख से अधिक कर्मचारियों के खाते से हर महीने वो जीपीएफ का पैसा कट रहा है, लेकिन कहाँ गया उस पैसे का? तो अभी तो बनाएंगे अधिनियम, कह रहे हैं कि व्यवस्था लागू करेंगे क्या? मेरा पैसा 2.5 साल से कट रहा है, कहाँ मुझको मालूम नहीं। आपका 10 रुपया घूमता है, पागल हो जाते हैं, रोड में घूमते हैं। 1-1 पैसे का कर्मचारी का कीमत है। और जहां तक की बात यह है कि ये अभी नया तीसरा पेंशन लाने वाला है। पहले ओपीएस था, फिर एनपीएस था, अब यूपीएस आने वाला है। कुल मिलाकर के बुजुर्गों को ये सोचते हैं कि बुढ़े हो गए, जल्दी खत्म हो जाए। बोझ सरकार जो है पेंशनरों को बोझ समझ रही। आज भी एनएसडीएल कंपनी में छत्तीसगढ़ राज्य के 17,240 करोड़ रुपए फंसे हुए, पैसा वापस नहीं मिला। जो रिटायर हो रहे हैं वो लोग रो रहे हैं। आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा 40%, 5 लाख रुपया मिल रहा है, 4 लाख रुपया प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो। सरकार जो है दुकानदारी कर रही है और कर्मचारी परेशान है। तो कहीं ना कहीं इस बजट में कर्मचारियों के इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है और करना चाहिए था। क्या कहेंगे, बजट कैसा लगा आपको? आज विष्णुदेव साय जी अपना ओपी चौधरी जी का बजट छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का बजट है और प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक जाति वर्ग के समूह को देखते हुए बजट बनाया गया बजट है, जिसपे छत्तीसगढ़ के जनता के सर्वांगीण विकास का बजट है। ठीक है, बजट को लेकर क्या कहेंगे? बजट बहुत निराशाजनक है। आज जो बजट आया है बहुत निराशाजनक बजट आया है। जो ये सरकार जो है, जिस विषय को हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार जब थी तो ये शराबबंदी की बात करते थे। आज उन्होंने शराब को सस्ता कर दिया, एक भी दुकानों को शराब की बंद नहीं किया। तो ये बजट बहुत ही निराशाजनक है। और एक मैं रिएक्शन ले लेते, फिर एक साथ चलेंगे हमारे पैनल के पास में। कैसा रहा बजट, क्या कहेंगे आप? जी, मैं साले शिक्षक संघ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की ही बात करूंगा। जिस तरह से हमें इस सरकार से उम्मीद थी, इस बजट में उम्मीद के अनुरूप ये बजट हमारे अनुरूप नहीं रहा। हम कर्मचारियों को, खास तौर से हम संविलियन प्राप्त शिक्षक जो है, एलबी शिक्षक, इन शिक्षकों के लिए तो एकदम निराशाजनक ये बजट रहा, क्योंकि हमें उम्मीद थी डीए जो है देय तिथि से दिया जाएगा। लेकिन पिछली सरकार जो भूपेश सरकार थी, उस समय सन 2019 से हमारे डीए को देय तिथि से ना देकर 8 महीने 9 महीने बाद दिया जाता था और उसकी एरियस राशि को नहीं दिया जाता था। इस सरकार से हमारी उम्मीद थी, क्योंकि जब हमारे जो वर्तमान के वित्त मंत्री, उन्होंने एक वीडियो जारी करके जब विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा जैसे ही केंद्र सरकार डीए जारी करेगी हमारे राज्य के कर्मचारियों को डीए दिया जाएगा। लेकिन आज इस सरकार से 3 डीए जारी हो चुके हैं। इन तीनों डीए में हमको देय तिथि से
कोई भी हमको एरियस राशि प्राप्त नहीं हुई। और आज भी बजट में 1 मार्च मतलब भूपेश गवर्नमेंट का बचा है तो बचा है, यहाँ भी बकाया जी, इनका भी बचा है। जो प्रथा उन्होंने शुरू की थी वो प्रथा इन्होंने चालू करके रखा है, जबकि घोषणा पत्र में साफ इनका जिक्र था कि आपको डीए देय तिथि से दिया जाएगा और वेतन विसंगति दूर की जाएगी और हम लोग को पुरानी पेंशन दिया जाएगा। लेकिन ये तो कर्मचारी की बात हो गई। क्या कहेंगे, कैसा रहा बजट किसानों के लिए? किसानों के लिए तो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बजट रहा है। किसी भी सिंचाई सुविधा का कोई विस्तारीकरण नहीं हुआ है। कांग्रेस के बोला तो है अधूरे पड़े, सिंचाई के लिए कितना बड़ा बजट? आश्वासन तो हमेशा दिया जाता है किसानों को, 2022 में आय दोगुनी होगी करके आश्वासन दिया गया। आज एक मुश्त राशि पेमेंट होगी, हमको 3100 रुपए करके बजट में दिया गया। क्या तृप्ति जी एक मुश्त राशि किसानों को मिली? 2 किस्तों में मिली है ना? 2 किस्तों में मिली जी। आप समर्थन मूल्य और अंतर की राशि की बात कर रहा हूँ। तो ये गारंटी नहीं है। ये इस सरकार में सरकार बैठते ही हमको डबल इंजन की सरकार ने बोनस की राशि कब कर दिया हमको? 15-16 की बोनस की राशि का भुगतान कब किया गया? जब ये गवर्नमेंट बैठी तब किया गया। तो और भरोसा अभी भी जैसे विद्रोही जी ने कहा तो मैं उनसे सहमत हूँ। आज टमाटर किसान 5 रुपए किलो में बेच के आता है, फिर हम दूसरे किसान उसी टमाटर को और आप 20 रुपए किलो में खरीदते हैं। बीच में बिचौलिया जो है 8% कमीशन खा जाता है। 15 रुपए जो दूसरे लोग कमाते हैं, हमारे किसान की कमाई, ये बिचौलिया पना बंद होना चाहिए। और मार्केट व्यवस्था का प्रश्न है, ये व्यवस्था का प्रश्न है। बजट में कहा गया है कि प्रोसेसिंग प्लांट्स खोलेंगे, क्या कब खोलेंगे, क्या रूपरेखा होगी, ये आने वाले वक्त में होगा। लेकिन समस्याएं जो यहाँ से आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो विकास जी एक बात बताइए, कर्मचारी तो ये कह रहे हैं कि आपके समय से वो उन लोगों को ऐसे डीले रखा गया, पीछे एरियर नहीं दिया गया। कर्मचारी आपके वक्त भी नाराज थे इसलिए आपको हरा दिया 3 चुनाव में। दूसरी बात ये कि क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि श्रम शक्ति के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है? क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि मेट्रो के लिए सर्वे की बात हो रही है? क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि महिलाओं के लिए स्कूल्स में छोटी छोटी बच्चों के लिए सैनिटरी नैपकिन के लिए बड़ी व्यवस्था हो गई? ये जो बड़े फैसले किए जा रहे हैं, कारोबारियों के लिए वैट का शुल्क माफ कर देना, ये तमाम चीजें नहीं दिख रही है आपको? देखिए तृप्ति जी, मैंने आपको पहले भी कहा काल्पनिक बजट है। काल्पनिक मतलब कुछ भी लिख लो, आप कुछ भी बोल दो, बजट प्रस्तुत करना है। वास्तविकता में उसको पूर्ण वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेट्रो की बात की आपने, एक ईंट तो रखा ही नहीं है। सर्वे की बात कर रहे हैं आप, उसमें बजट दे दे, एक ईंट रखा ही नहीं। आपने महिलाओं के लिए महिलाओं के रोजगार की बात आपने की। जो महिला बहनों को गौठान के माध्यम से, अलग अलग कुटीर उद्योग के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा इतना पैसा मिलता था, उसको तो बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से, मैंने आपको पहले भी कहा, वो बहन कह रही थी कि एसपी की पत्नी को उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अरे वास्तविकता में जिनको पैसे की आवश्यकता थी, जिन्होंने आप पर विश्वास करके महतारी बंधन 2,500 करोड़ बढ़ा दिया है। महतारी बंधन योजना 1,000 रुपया क्यों चाहिए एक परिवार को? आपको मालूम है? क्योंकि रसोई गैस 900 रुपया में मिलता है। खाने का मीठा फल्ली तेल ना 200 रुपया में हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं बिका। जितनी महंगी आज राशन की चीजें हो गई। घर तो महिला बहन चलाती, वो भी महिला बहन है। समझ नहीं पा रहा हूं कि घर के बजट को कैसे, घर के बजट में कैसे दिक्कत नहीं आ रही है। 5,000 रुपया कमाई है और 12,000 रुपया खर्चा है। कर्जा लेकर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और नीयत सुन लीजिए। परसों कैबिनेट की बैठक हुई, आबकारी नीति बनी। आबकारी नीति 2025-2026 में विदेशी मदिरा पर 9.5% शुल्क घटा दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपको पता है 700 कंटेनर में भर भर के बड़े बड़े कार्टन शराब की तस्करी कितनी हो रही है छत्तीसगढ़ में? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो और रही वो है। पकड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकिन अगर आपकी सरकार के वक्त शराबबंदी कही जाती थी तो आप कहते थे कि हम एकदम से नहीं कर सकेंगे। लोग सैनिटाइजर पी के मर जाते हैं। कम करने का मतलब इस प्रदेश के लोगों को शराबी बना दे? नहीं तो इस प्रदेश का आंकड़ा आप देख लीजिए ना, क्या है? ये तो क्या किया लोगों ने शासन का काम शराब है। पर? अवैध शराब बिक्री हो रही है तो उसको रोकने का काम शासन का है। शराब का रेट इसलिए कम किया गया है, जो 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ था पिछली सरकार में। 2000 जो बताते हैं कथित, हाँ। 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। बहुत सारे लोग जेल में। उस नियति को कम करने के लिए सरकार ने कम किया है, ताकि भ्रष्टाचार न हो और लोग जेल में न जाएं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ।
अरे हम तो छत पे पीने के लिए बोल रहे हैं, आप तो कोरोना काल में घर भेज देते थे, दारू घर पहुंच जाता था, पैसा दे दो बोल करके। तो इसी का तो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको नियंत्रित इसीलिए नियंत्रित पाइप लगा लीजिए सब किया है। पिछले बजट में पूर्ववर्ती सरकार ने 1,45,00,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया था, हमने 20 लाख करोड़ बढ़ा करके 165 लाख करोड़ का बजट किया है। बजट जो हमारा है अच्छा बजट है, महिलाओं के लिए बजट है, गरीबों के लिए बजट है, स्कूल शिक्षा के लिए बजट है, चिकित्सा शिक्षा के लिए बजट है, चिकित्सालयों के लिए बजट है, सबके लिए सप्लीमेंट्री भी तो खूब ले आते हैं, लाएंगे ना। आप सप्लीमेंट्री 5 साल में 8 मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की सरकार ने खोला, 1 मेडिकल कॉलेज कुनकुरी में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। मैंने पहले भी आपको अंबिकापुर का तो आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए कैसे नहीं, अंबिकापुर में हमने दिया है 150 करोड़ रुपया। अभी भारतीय जनता पार्टी जो जितना फीता काट रही है, जितनी वाहवाही लूट रही है, जो कांग्रेस की सरकार के समय का जो बजट हुआ था, जो टेंडर लगकर वर्क ऑर्डर मिला, लोग काम चालू कर दिए, उसकी मिठाई ये लोग खा रहे हैं। एक्चुअल में वो काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चलिए तपेश जी, जिस तरीके से एक विजन रखा गया है छत्तीसगढ़ की श्रम शक्ति, क्यों औसत छत्तीसगढ़िया मजदूरी ही करे या यहाँ से जाए किसी ईंट भट्टे में? आपको लगता है एक विजन लेके सरकार चल रही है कि स्किल किया जाएगा, चाहे वो मजदूर वर्ग की बात हो चाहे युवा की बात हो, क्योंकि 25 साल का युवा छत्तीसगढ़ और औसत आयु 28 वर्ष ही है हमारे यहाँ भी, तो आपको 24 वर्ष है। आपको क्या लगता है कि ये विजन एक दूरगामी परियोजना है क्या? ये बहुत अच्छी दूरदृष्टि है और नई शिक्षा नीति जो आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इससे यही बात कही गई कि विद्यार्थियों को और युवकों को स्वावलंबी बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम करना है। और इस संदर्भ में सरकार ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है और औद्योगिक नीति में भी ये बातें शामिल की गई है कि हम जब विकास की बात करें तो युवकों के विकास की बात करें, युवकों के हाथ को काम मिले, अगर काम नहीं मिलेगा तो गुमराह हो जाएंगे। इन चीज़ों को लेकर ऋण देने की नीति, उनको प्रशिक्षण देने की नीति, व्यापार में सहयोग करने की नीति, ये सब चीज़ें परिभाषित की गई है। इस बजट में आने के पहले जो औद्योगिक नीति बनी है वो इससे जुड़ा हुआ है। और अभी जिस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ITI का खोलने का जो बनाया है सरकार ने, इसीलिए है कि कम से कम मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग सस्ते दर पे पढ़ के स्किल होकर कोई रोजगार तो पकड़े। छत्तीसगढ़ में जो चीज़ें उद्योग का विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए लेबर बाहर से आ रहे हैं। हमारे यहाँ के लेबर स्किल नहीं है करके काम नहीं कर पा रहे हैं और हमारे यहाँ वही गरीब कहला रहे हैं। एक बोर खनन का भी नहीं। हाँ, एक बोर खनन के लिए भी हमारे यहाँ साउथ से आते हैं। तो ये जब चीज हमारे यहाँ सीख जाएंगी तो इसका लाभ प्राप्त होगा। तो ये अभी जो सरकार जो योजना लेके आ रही है, नए नए स्कूल कॉलेज के जो टेक्नोलॉजी 300 रोलिंग मिले बंद हो रहा है, 400 से ज्यादा नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करके जो नर्सेज वर्क के लिए लोग बाग बाहर जा कर रहे हैं, अनऑफिशियली कर रहे हैं, वो प्रशिक्षित होकर कर ले। ये जो व्यवस्थाएं हैं, और देखिए कि सभी चीजें शहर में नहीं हुई है, इन्होंने सीमाएं ग्रामीण शहरी करके नहीं बांटा है, इन्होंने जहां जरूरत है वहां उठा के दिया है। आप जितने भी चीज देख लीजिए, वास्तव में वहां आवश्यकता थी कि नहीं, ये रेखांकित कर लीजिए आप। इस बार मैदानी क्षेत्र में सर्वे के बाद हुआ है। इस बार एक और चीज हुई है, अब तक के सरकार जब कभी बजट बनाती थी तो कहती थी कि आप अपने बजट को 10% से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगी, 5% से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इस बार में सरकार ने कहा आप प्रस्ताव भेजिए, कितना बढ़ाना है कितना घटाना है हम देखेंगे। और जो आवश्यक था उसी को ही उन्होंने हाथ लगाया, निरर्थक चीजों को इन्होंने छोड़ दिया। किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं था। इस बार अब कोई चुनाव का लक्ष्य इनके साथ प्रभावित करने का मौका भी नहीं है, क्योंकि है तो दूसरा साल, कृष्णा दास जी, है तो दूसरा ही बजट। तो आपको क्या लगता है कि घोषणा पत्र के लोक लुभावनी वादे या कुछ जरूरी वादे भी होते हैं जिसके लिए सरकार समय लेती, 5 साल की सरकार है, दूसरे ही बजट में क्या ऐसा लगा कि हम क्या करना चाहते हैं या 25 साल छत्तीसगढ़ को हो गए हैं तो उसके लिए हम एक रोड मैप रख दें, जनता को प्रेरित करने के लिए ये बजट है क्या? नहीं, देखिए ये दुर्गामी हम इसको मान सकते हैं बजट को, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि पिछली जो पहला बजट जो आया था वो कुछ अलग सेंट्रिक था, युवा महिला इस पे ध्यान दिया गया था। और इस बार अगर आप बजट देखेंगे तो ये बजट पूरा आपको कहीं ना कहीं से रेवेन्यू बढ़ाने का और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके इस बजट में जो गति का जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसमें गवर्नेंस, उसके बाद में आप एक्सेलरेट करेंगे प्रोजेक्ट्स, उसके बाद में T फॉर टेक्नोलॉजी कहा गया है और I फॉर इंडस्ट्रीज। तो ये जो
गति जो है वो बिल्कुल हट के है। पिछले बार आपने जो स्कीम्स लाई थी वो अनप्रोडक्टिव भी हम बोल सकते हैं कि उसमें हम सिर्फ खर्चा कर रहे थे, हमारे पास वापस कुछ नहीं आ रहा था। हम जैसे कोई भी सरकार हो, मैं कभी भी इस चीज को लेके मेरी स्वीकार्यता नहीं रही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कि हम फ्रीबीज बांटें, क्योंकि ये सब जो है इन्वेस्टमेंट का एक थंब रूल रहता है कि अगर आप 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो उसकी जगह आपको 15 रुपए वापस आने चाहिए। हम अगर 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं और हमारे पास में अगर पैसे वापस नहीं आ रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छा सोच और अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अभी जो गवर्नमेंट जो इस बजट में जो गति प्रोजेक्ट है वो आपको इन्वेस्टमेंट वापस देगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे आपके। टेक्नोलॉजी, देखिए आईए का जमाना है, आपको टेक्नोलॉजी प्रमोट करनी है, टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्री जब आएंगी तो आपके तरह तरह के उसमें से आपको रेवेन्यू बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि एक दूरगामी बजट है ये चुनाव को लेके, या जो दूसरा साल था उसको, अब चूंकि आगामी कोई चुनाव है नहीं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा बजट था जो सोच समझ के बनाया गया, और इसका परिणाम हमको अभी नहीं बल्कि 3 साल बाद में दिखेगा। बिल्कुल, और हमें तो ये सोचना चाहिए कि अगर सरकारों की जिम्मेदारी होती कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर कोई एक विजन रखा जा रहा है तो वो बेहतर होना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। बजट तो सरकार दे देती है, घर का मुखिया अगर पैसा दे, कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, किसी क्या जिम्मेदारी, ये सबको मानना पड़ता है। उसमें अगर कोई बट्टा लगा दे तो दिक्कत हो जाती है। देखिए, ऐतिहासिक बजट है और ये बजट ऐसे वित्त मंत्री ने बनाया है जो कई वर्षों तक कलेक्टर रहे हैं, और कलेक्टर रहते हुए वो मतलब डाउन टू अर्थ तक सबको जानते हैं। और बजट का नफा नुकसान जब होता है जब उसकी जो राशि होती है वो खर्च की जाए। जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट में 18 लाख आवासों का जो पैसा आया था वो इन्होंने रोक दिया। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप खर्चा ही नहीं करोगे, पैसा को आगे बढ़ाओगे ही नहीं, तो आपका बजट अच्छा और बुरे का वो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो बोले ना कि बजट के पैसे का उपयोग होना चाहिए, पिछले वित्तीय वर्ष में बजट के पैसे का इन्होंने उपयोग नहीं कर पाए। ओपी चौधरी जी कलेक्टर रहे, पूरा समझते हैं, लेकिन बजट के पैसे को आखिरी समय में खर्च किया गया। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने विरोध किया था चुनाव के समय, गैस सिलेंडर 500 रुपए मिलेगा, ये मोदी जी गारंटी थी। हमने उस समय विरोध किया कि ठीक है चुनाव हो रहे थे, यहाँ 500 हम दोगे। 22 राज्य में आपकी सरकार है ना, कांग्रेस की सरकार को भी तो आप ही लोगों ने हराया। नहीं, इसीलिए तो हराया ना कि वो भी 500 में नहीं दिए। विकास उपाध्याय जी जो बोल रहे हैं ना, जो उनका वादा था वो भी पूरा नहीं किए। 500 गैस सिलेंडर उन्होंने नहीं दिया, इसलिए इन्होंने अपनी गारंटी में दिया, और आज 900 में मिल रहा है ना गैस सिलेंडर। हमने विरोध किया था कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कम से कम 500 देकर के लागू कर। अभी है 3 साल, उम्मीद है ना आपको? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, ये तो केवल खाता बही है, घटाओ बढ़ाओ, बस यही है। तो घटाओ बढ़ाओ, लेकिन है क्या? अच्छा, हाँ, आज क्या कहेंगे कि जिस तरीके से सर्विस सेक्टर को लिया गया, सर्विस सेक्टर में क्या देखते हैं? सर्विस सेक्टर में उन्होंने युवाओं के लिए और जो हमारे युवा हैं उसके लिए मात्र 600 उसका प्रावधान रखा गया है। 600 सर्विसेज इंजीनियर्स को देंगे। तमाम सेक्टर हैं आज की डेट में, इस नए युग में, उसके लिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। ठीक, आगे और चलते हैं, थोड़ा जानते हैं इनसे भी। कैसा रहा बजट, कैसा लगा आपको बजट? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आता हूँ। हाँ, तो कारोबारियों की बात करेंगे आप? जी, बिल्कुल। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं तो राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए नवा रायपुर में रियायती दर पर भूमि आवंटन करने का हमें प्रावधान किया है। उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा, हमारी बहुत लंबे समय से एक मांग रही थी, ई वे बिल पर 50,000 से 1 लाख तक की उन्होंने लिमिट की है, उसके लिए आभार करते हैं। इसका फायदा बताइए आप, क्या होगा छोटे व्यापारी? इसमें समस्या क्या होगी कि जैसे मान लीजिए हम सराउंडिंग में व्यापार, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लंबे समय से हमारी ये मांग रही है कि जो सराउंडिंग में हम लोग व्यापार करते हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, कोई 3 व्हीलर में, कोई छोटा ऑटो रिक्शा में, वो 70,000 का माल भेज रहा है, 60,000 का माल भेज रहा है। वो दिन रात जो कुछ जीएसटी के कुछ अधिकारी अनावश्यक रूप से छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करते थे। इसमें वित्त मंत्री जी का सोचना था, हमने उनसे लगातार मुलाकात भी की और ज्ञापन भी हम सौंपते रहे हैं उनको। तो उस पर उन्होंने वैट पर भी उन्होंने हमारे 40,000 व्यापारियों को राहत पहुंचाई है। 25,000 से अधिक मामले थे, उसको राहत दी है। ठीक है, 1-2 सवाल ले लेते हैं। वहाँ मौजूद लोगों से कुछ सवाल हैं आपके? हाँ, बिल्कुल सवाल है।
सबसे पहली बात तो यह है कि जो खुले घूमने वाले जो पशुओं से किसानों को जो नुकसान हो रहा है, पिछले बार सरकार ने कहा था कि हम गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, लेकिन गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए कहीं पर भी बजट में कोई प्रावधान दिखाई नहीं दिया। क्या छुट्टे घूमने वाले पशुओं से किसानों का फसल नुकसान होता रहेगा? एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में जो किसानों का जो दाम बढ़ेगा, समर्थन मूल्य बढ़ेगा केंद्र की ओर से, क्या वो पैसा किसानों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये कांग्रेस गवर्नमेंट में मिलता था, नहीं मिलता था? कांग्रेस सरकार में जैसे जैसे जब केंद्र की ओर से जब बढ़ता गया उसका रेट मिला। उन्होंने घोषित किया था 25 रुपए दाम, लेकिन आते आते 2640 रुपए तक किसानों को मिला है। ठीक है, आपके भी कुछ सवाल है? हाँ, आपके भी कुछ सवाल है? हाँ, बिल्कुल सवाल है। मेरा कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता भाई से एक सवाल है कि कांग्रेस को जब जनता ने 5 साल दिया था, इतना स्वर्णिम अवसर था आपके पास, तो आपने काम क्यों नहीं किया? घोटाले पे ध्यान क्यों दिया? एक बार काम तो करते 5 साल जनता के लिए, तो जनता आपको मौका देती। अब आप बज रहे हैं जब काम अच्छे हो रहे हैं तो आप किंतु परंतु कर रहे हैं। तो 5 साल आपने क्यों नहीं काम किया और क्यों घोटाले को इतना महत्व दिया आपने? भैया से पूछना चाहूंगा कि वो कह रहे थे कि बजट अच्छा नहीं है। देखिए, आपकी पैदा की गई समस्या का समाधान है ये बजट। आपने जो समस्या पैदा की थी छत्तीसगढ़ के लिए, उसके समाधान का ये बजट। कौन सी समस्या? युवाओं को नशेड़ी बना दिया इन्होंने। जहरीली शराब इन लोगों ने परोसी है युवाओं को। ऐसे घर से युवा मरा है। पूरे कोरोना काल में घर घर शराब बांटी है इन्होंने। आज चाकूबाजी की जो घटना बढ़ी हुई है, उससे निजात पाने की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये समाधान है। विकास जी 2 सवाल आए हैं, उसके आप जवाब दीजिए। महिला बहन हमारी अभी जनप्रतिनिधि बनी है। इनको मालूम है, रायपुर राजधानी के 2 विधायकों के बारे में बताता हूं। एक माननीय राजेश मूणत जी और एक माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी। तृप्ति जी, मैडम, आपने चुनाव का फॉर्म जब भरा था तो आपकी कितनी संपत्ति उसको लिखा था कि नहीं, कि मेरी इतनी संपत्ति है, मेरी इतनी एकड़ जमीन है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है? राजेश मूणत जी और बृजमोहन अग्रवाल जी की चल अचल संपत्ति 15 साल में देख लेना। पहली बार जब राज्य बनने के बाद पहला चुनाव लड़ा, उन लोगों ने अपनी चल अचल संपत्ति कितनी भरी थी, और आज जाकर देख लेना। पूरे नया रायपुर में किसकी जमीन है? पूरे महाराष्ट्र में, रतलाम में, मध्य प्रदेश में कि कौन कारोबार कर रहा है? छत्तीसगढ़ के बजट में वो तो भ्रष्टाचार की बात कर रही है, उसको बता रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का दरवाजा बताया है लोगों को। भाई ने हमारे शराब की बात कही। भाई, हमने गलत काम किया होगा तो जनता ने हमारे विश्वास छोड़ दिया। आपको तो मौका मिला है। 15 साल से चाकूबाजी नहीं रोक पा रहे हो। 1.5 साल में जितनी हत्याएं, जितने बलात्कार और जितनी चोरी डकैती हो रही है, 5 साल में नहीं हुई। और इस 5 साल में 2 साल कोरोना का भी मिला। हम सौभाग्यशाली हैं या दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए। वो 2 साल में जो जनता की सेवा करने का अवसर हम लोगों को मिला, सौभाग्य इसलिए कि कोरोना में 2-2 घंटे में लोगों को मरते देखा है। ये लोग फोन लगाते थे, भैया हमारे को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा दो। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक सवाल आपसे, ये बजट जो है, आप लोग कैंपेन एक हैशटैग सोशल मीडिया में चला रहे, हैशटैग दुर्गति का बजट, सीजी की दुर्गति का बजट। क्या विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए? अभी तो दूसरा ही साल है सरकार का। अगर सरकार एक विजन लेके चल रही है कि यहाँ के मजदूरों को कुशल किया जाएगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो क्यों आप ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई हम थोड़ी अच्छी भूमिका निभा देते हैं? आप सिर्फ अभी भी राजनीति मिलके काम कर लीजिए 2-3 साल। दुर्गति की बात क्यों कह रहे हैं? 400 स्पंज आयरन रोलिंग मिल बंद हो गए, 300 राइस मिल बंद हो गई। रोजगार की बात कर रहे थे, भाई साहब चले गए कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जो रोजगार था उसको तो छीन लिया। जो रोजगार था, 2 शक्कर कारखाना था सरकारी, वो बंद पड़े हैं। कर्मचारियों की क्या स्थिति है उसको पता कर लीजिए। आप सरकार किससे चलती कहते हैं? आप प्रदेश की जनता को खुशहाल शासन चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको खुशहाल जिंदगी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 1.5 साल की सरकार में बजट से लोगों को अपेक्षा थी। बजट से लोगों को बहुत बड़ी उनकी मंशा थी कि इस बजट में। और ओपी चौधरी जी की बात कर रहे हैं, कलेक्टर थे, फलाना थे, ढिकाना थे। कलेक्टर थे, अभी तो मंत्री हैं कैबिनेट के। बहुत उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद में फेल हो गए। ठीक है। जवाब पुरंदर जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उम्मीद थी, पूरी नहीं कर पाया आप। असल में कांग्रेस पार्टी को 2047 का विकसित भारत का कैलकुलेशन नहीं है। छत्तीसगढ़ को 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ का कैलकुलेशन। ये पूरा जो बजट है,
हम 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के हिसाब से हमने बजट बनाया है और इसमें आने वाले आने से पहले कई बार चुनाव हो जाएंगे पुरंदर जी। शुरुआत है बजट, ये आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और निश्चित ही निश्चित मैं बताना चाहता हूँ, आप किसी में देखिए पिछले कई सालों से जब से छत्तीसगढ़ में हम भी सरकार में रहे, विपक्ष पार्टी भी रही है, अंजूरा में जो पशु चिकित्सा विद्यालय है एक ही था और नहीं मिला। हमने 500 करोड़ रुपया का बजट प्रोविजन करके हमने दूसरा कॉलेज बनाने का चिंता किया है। महंत जी कह रहे हैं, और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, कह रहे हैं कि शब्दों का माया जाल है और कुछ और नहीं मैं बता रहा हूँ आपका प्रयास विद्यालय जहाँ पर नक्सलाइट को से डर से लोग स्कूल नहीं जाते थे, वैसा विद्यालय हमने जगदलपुर से बाहर 500 करोड़ का प्रोविजन करके हमने नया प्रयास विद्यालय खोलने का प्रयास किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग हंसते थे, लोग हंसते थे, कांग्रेसी हंसते थे। ओलंपिक का आयोजन बस्तर में हुआ, 1.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वहां से अंगार निकल करके दिल्ली तक हवा जा रहा है। लोग पढ़ने में मन लगा रहे हैं, खेलने में मन लगा रहे हैं, गाने में मन लगा रहे हैं, नाचने में मन लगा रहे हैं और नक्सलाइट का डर उनके मन में अब नहीं है। अब शिक्षा की ओर, छत्तीसगढ़ को अग्रसर आगे बढ़ाने की ओर काम करते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, किसानों की बात करते हैं, 25 लाख किसान छत्तीसगढ़ में हैं, उनके खाता देखिए कितना पैसा, 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया है। पैसा है, आराम से नया मोटरसाइकिल कर रहे हैं, नया कार खरीद रहे हैं। उसका क्या होगा? शंका कुशंका का क्या होगा किसानों की? शंका कुशंका कुछ भी नहीं है। हमने 3100 रुपया में धान खरीदा, पैसा दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने 4 किस्त में दिया। 2 किस्त तो 1 किस्त तो दे ही नहीं पाया, उसको भी हम दे रहे हैं। ठीक है, दे रहे हैं, आप देंगे? नहीं, आखिरी चौथी बच्ची हुई है, देंगे आप? हमने दे दिया। कृष्णा दास जी, आखिरी समाप्त कर रहे हैं, आखिरी समाप्त करते हैं आपसे, समाप्त करते हैं आपसे, क्या कहेंगे? जनता की भागीदारी जानते हो कि नहीं? लोग समझेंगे कि कितने दूर की सोच रही सरकार? नहीं, बिल्कुल समझेंगे। देखिए, लोग समझेंगे क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि ये बहुत ही प्लान्ड वे में ये बजट लाया गया है और इसका दूरगामी परिणाम आपको दिखेगा। अभी नहीं दिखेगा, 2 साल बाद दिखेगा। तो जब 2 साल बाद दिखेगा तो कहीं ना कहीं से लोगों के पार्टिसिपेशन से ही दिखेगा। जब लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ेगा। आप देखिए, कुछ भी कहिए आपकी कुछ समय तक तो आपको सड़क की स्थिति अगर आप देखते हैं कि राजधानी में सड़क की क्या स्थिति थी, तो हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्था उतनी सक्षम नहीं थी कि हम रोड का भी रिपेयरिंग कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू नहीं था। मैं बार बार उसी चीज को बोल रहा हूँ कि सरकार ने जो बजट किया है, एक प्रयास जो चालू किया है, इसका आपको आज नहीं कल इसका परिणाम दिखेगा। क्योंकि जब आपके पास में रेवेन्यू से आपके खुद की रिसिप्ट बढ़ने लगेंगी, पैसे आने लगेंगे। और राजनीति का क्या कहेंगे? क्योंकि चुनाव तो होने ही है ना। देखिए, वो अब हो सकता है आप इसको मान के चल दीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी 28 की तैयारी चालू कर दी है। चलिए, अभी तो है 2025, लेकिन एक मुख्य बात यह है कि अगर बजट को कल्पना ही कह रहा है विपक्ष, तो ये कल्पना भी बहुत अच्छी है कि कोई अगर मजदूर कुशल होगा, समृद्ध होगा, छत्तीसगढ़ में लोग काम करेंगे तो खजाना भरेगा, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ के लोग कुशल होंगे। विपक्ष ने अगर कहीं कोई मीन मेख निकाला है तो जितने बजट में प्रावधान किए गए, अगर वो काम ना हो तो विपक्ष कहे तो बेहतर है। जहां तक बात है अलग अलग वर्गों की, तो ऐसा लगता है कि सबकी अपनी उम्मीदें, सबकी अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं होती है 5 साल की सरकार में, लेकिन सबको मिलकर भागीदारी से वाकई एक विकसित छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कभी त्याग भी कर लेना चाहिए, कभी बात रख भी लेनी चाहिए। अपडेट के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। आप सभी का शुक्रिया, तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।